ध्यान सुना, ट्रांसफॉर्मर और फॉर्मूले को हम कंप्लीट कर देंगे। ध्यान से बस एक बात समझ लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन 3 से 5 नंबर में 101% आता ही आता है, और कम से कम 2 या 3 सेट में फाइनल पूछेगा। एमपी बोर्ड हो जरूर पूछेगा, राजस्थान बोर्ड हो जरूर पूछता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस के साथ समझना भी सभी के सभी साथी, ठीक है। इसलिए भी आप सभी के सभी साथी भी पेशेंस के साथ भी समझना टॉपिक को कंटिन्यू, ठीक है जी। डन है, वैसे बताएंगे भी जल्दी से सभी साथी, ठीक है जी। ओके 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 ओके, ठीक है जी, डन, ठीक है ओके। तो भी देखो साथी, मैं आपको भी बता दूं, पहले ट्रांसफॉर्मर का भी हमारा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। केवल आपके सिलेबस के आधार पर बताऊं या कॉन्सेप्ट को समझाऊं डिटेल में? देखो मैं आपको बताऊं भाई, मैं आपको भी बहुत प्यारी सी बेहतरीन सी शानदार सी बात समझाऊंगा ठीक है सर, ये हमारी एक ऐसी युक्ति है या भी एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है भाई, ये हमारी एक ऐसी युक्ति है या फिर मैं एक बोलूंगा भी एक ऐसी टेक्निक है जो वोल्टेज को भैया क्या करते हैं जी, परिवर्तित कर देती है ना। यानी कि सर जी, जो वोल्टेज को क्या करती है सर, ये चेंज कर देती है। यानी कि भैया ये एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित कर देती है, ठीक है जी, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित कर देती है, ठीक भैया जी, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित कर देती है, ठीक है जी। वैसे बताएंगे भी आप जल्दी से भी सभी के सभी साथी, भैया जी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करती है, ठीक है। यानी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी टेक्निक है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करती है, ठीक है जी सर, डन है ओके। अब सुनो ध्यान से, यानी कि सर ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को देखो, लो को हाई में कन्वर्ट कर देती है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी टेक्निक है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या मैं यूं कहूंगा जी प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित कर देती है, ओके। अब देखो साथी, मैं आपको भी समझाऊं ध्यान से सर, कैसे इसकी आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है भाई, आखिरकार भी इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ी ट्रांसफार्मर की, यानी कि भी ट्रांसफार्मर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, इस बात पर फोकस करना। देखो भाई, एक पावर हाउस जहां पर, देखो जी भैया, पावर हाउस जहां पर बिजली बनती है, हम किसकी बात करेंगे साथी, पावर हाउस की जहां बिजली बनती है। सर जी हम किसकी बात करेंगे, पावर हाउस जहां पर बिजली बनती है, ठीक है भाई। मैं यहां पर भी क्या ले रहा हूं सर जी, पावर हाउस जहां पर बिजली बनती है, ठीक है भाई, पावर हाउस या पावर स्टेशन जहां पर बिजली बनती है। तो भाई यहां पर 220 वोल्टेज की बिजली बनेगी, 220 वोल्टेज की बिजली बनेगी, और इसी को हम वीआरएमएस कहते हैं ना भाई, इसी को हम वीआरएमएस मान कहते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। इसी 220 वोल्ट को हम वीआरएमएस कहते हैं, ध्यान रखिएगा भी, इसी 220 वोल्ट को हम वीआरएमएस कहते हैं। यानी कि सर जी मैं बोलूंगा जी, वोल्टेज का या प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। बताएंगे भी एक बार सभी साथी। सर जी क्वालिटी बेकार आ रही है, 1 सेकंड वेट करिएगा बेटा, 1 सेकंड वेट कर लो बस। ठीक है जी, तो वही हमारे स्टीमर सर आ चुके हैं, ठीक है जी। चेक करने एक बार, धुंधली दिख रही है, देखना ब्लर हो रही है क्लास वगैरह क्या? अब ठीक है, ठीक है ठीक है ओके। चलो जी, अब सुनना ध्यान से सतीश भाई, जहां पावर स्टेशन या पावर हाउस जहां बिजली बनती है, और सर वहां पर 220 वोल्टेज की बिजली बनती है, ठीक है, और इस 220 वोल्टेज को ही हम वीआरएमएस कहते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। अब भाई ये बिजली कहाँ जाएगी सर, हमारे घरों में, भाई ये बिजली हमारे घरों में जाएगी, सीधी सीधी बात है। हाँ सर जी, ये बिजली जाएगी कहाँ, हमारे घरों पर। भाई ऐसे तो है ना कि बिजली बना दी तो भैया वहीं पर ही पड़ी रहेगी, यार बिजली बनाई इसलिए ताकि हमारे घरों में जाए, हम उसका उपयोग कर सकें, है ना जी, हम उसका प्रयोग कर सके। हाँ सर सही बात कह रहे हो जी। सर आप बोलेंगे जी ये क्या भी हमारा
मैं बोलूँगा भैया जी ये भी हमारा होम है, ठीक है भाई, ये भैया हमारा क्या घर, ठीक है। यानी कि सर जी ये देखो भी हमारा होम है, यानी कि भैया जी ये हमारा घर है। ओके सर, अब एक बात ध्यान से भी समझ लीजिएगा भी सभी के सभी साथी। सर देखो भी मैं अब एक बात सुनना सर, 220 वोल्टेज की बिजली को आप हमने यानी कि पावर हाउस से घरों तक भेजेंगे तो सर जी ऊर्जा की तो बहुत ज्यादा हानि होगी, तो आप ध्यान से भी समझ लीजिएगा। ये भी हमारा पावर हाउस है यानी कि पावर स्टेशन जहां पर बिजली बनती है, वहां पर 220 वोल्टेज की बिजली बनी, जिसको मैं बोलता हूँ वीआरएमएस यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। अभी क्या बोलेंगे साथी भी हमारा ये घर है, अभी पावर हाउस से ठीक है हमारे घरों तक बिजली भेजनी है, भाई पावर हाउस से हमारे घरों तक बिजली जाएगी तो सर जी ऊर्जा की बहुत ज्यादा हानि होगी, क्योंकि भाई प्रतिरोध तो लगेगा और जितना ज्यादा प्रतिरोध लगेगा तो सर जी ऊर्जा की उतनी ही ज्यादा हानि होगी, है ना, जितना ज्यादा प्रतिरोध लगेगा ऊर्जा की उतनी ही ज्यादा हानि होगी। और दूरी बढ़ने के साथ साथ भैया प्रतिरोध का मान उतना ही ज्यादा होता है, आपको पता होना चाहिए। सर जी दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध यानी कि तार की लंबाई बढ़ने के साथ साथ तार के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध भी ज्यादा होता है। तो भाई सोचो पावर हाउस पता ना कहाँ और सर जी हमारे घर पता ना कहाँ, तो भाई हमारे सुना पावर हाउस से हमारे घरों तक बिजली भेजनी है, इसका मतलब ऊर्जा की हानि बहुत ज्यादा होगी। तो उस ऊर्जा की हानि जब ज्यादा होगी तो सीधी सीधी बात है हमें तो ऊर्जा फील करना, भाई पावर हाउस से घरों तक बिजली भेजनी है, ऊर्जा की हानि ज्यादा होगी, तो देखो इसके लिए क्या काम करते हैं भाई, भाई इसके लिए देखो जी भाई हम क्या काम करते हैं सर, देखो भाई पावर हाउस के आसपास भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जी, और भी एक हमारे घरों के आसपास ट्रांसफार्मर लगा होता है, यानी कि आपने देखा होगा गली मोहल्ले में, गांवों में, है ना, गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, गांवों के नुक्कड़ पर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है ना। अब तुम खुद सोचो यार, अब तुम खुद सोचो भाई ये क्या काम करेगा सर जी, ये ट्रांसफार्मर T1 बोल देता हूँ इसको मैं, ट्रांसफार्मर इसको T2 बोल देता हूँ, ठीक है ओके। अब देखो भाई ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये इस 220 वोल्टेज को 10,000 11,000 20,000 25,000 30,000 50,000 ठीक है यानी कि हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, है ना, यानी कि भाई ये क्या काम करेगा सर, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है भाई, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि लो टू हाई, है ना, यानी कि भाई लो टू हाई, यानी कि देखो जो कम वोल्ट था उसको बढ़ा देगा यानी कि उच्च कर देगा, इसलिए इसको बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है भाई, इसलिए इसको हम बोलते हैं भाई उच्चाई ट्रांसफार्मर, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च कर देगा उच्च कर देगा उच्च कर देगा, ठीक है, यानी कि सर जी उच्चाई ट्रांसफार्मर, क्या बोलेंगे बाबू, उच्चाई ट्रांसफार्मर है भैया ये, डन जी सर, ये क्या भी हमारा उच्चाई ट्रांसफार्मर, यानी कि भाई ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। पावर हाउस पे भैया 220 वोल्टेज की बिजली बनी, मैंने कहा ठीक है जी, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, है ना, 11,000 20,000 30,000 25,000 50,000, ठीक है, यानी कि ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो अब यहां पर सोचो भी, यानी कि मैं कहूँ जी 30,000 40,000 50,000 वोल्टेज को भी हमारे घरों तक भेजना आसान है, हालांकि ऊर्जा की हानि भी होगी बट आसानी से भेजा जा सकता है ना, यानी कि भी हाई वोल्टेज की बिजली को, यानी कि भी हाई वोल्टेज की बिजली को हमारे घरों तक भेजना अब आसान रहेगा, हालांकि ऊर्जा की हानि तो अभी भी होगी, ठीक है जी, हालांकि भी ऊर्जा की हानि तो अभी भी होगी, लेकिन सर इस वोल्टेज को भी अब घरों तक भेजा जा सकता है। अच्छा अब देखो भी क्या बोलेंगे साथी भी फील कर लीजिएगा भी ध्यान से भी सभी के सभी साथी, है ना जी। अब देखो भी आप ध्यान से भी सभी के सभी साथी भी समझ लीजिएगा, मैंने कहा ठीक है सर लो। तो सर एक बात बताओ, आप खुद सोचो सर, यहाँ पर आपने जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करा है, उस हाई वोल्टेज की बिजली को अगर घरों में डायरेक्ट भेज दे तो मैं कह रहा हूँ घरों की वायरिंग फूक जाएगी, आग लग जाएगी, सब कुछ बुड़ुम बुड़ुम हो जाएगा। तो सर उसके लिए क्या काम करना होगा, भाई जो हमने हाई वोल्टेज यानी कि 20,000 25,000 30,000 तो हमने कन्वर्ट किया है, भाई उसको घरों में भेजने से पहले कम भी तो करना पड़ेगा, भाई उसको घरों में भेजने से पहले कम भी तो करना पड़ेगा, है ना, भाई उसको घरों में भेजने से पहले कम भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे घरों में बिजली प्रयोग में लाई जाती है वो 220 वोल्टेज होती है ना, उसका वोल्टेज कितना 220 वोल्टेज, ध्यान रखना भाई, यानी कि भाई उसको हम जो हमारे घरों में बिजली जाती है, भाई हम अपने घरों में जो बिजली का प्रयोग करते हैं वो 220 वोल्टेज की बिजली का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई, वो 220 वोल्टेज की बिजली का प्रयोग करते हैं। भाई क्या काम करेगा सर, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ये वाला ट्रांसफार्मर क्या करेगा भाई, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि मैं बोलूंगा जी लो टू, हाई टू लो, अभी हाई टू लो, यानी कि ये हाई टू लो में कन्वर्ट कर देगा, लो इस प्रकार से,
डन है जी। तो भी ध्यान से भी समझ लीजिएगा भी, सभी के सभी साथी फील करिएगा भी जल्दी से, ठीक है जी। तो सर यहाँ पर भी क्या काम करेगा, तो भी ये होगा जी हमारा क्या सर जी, देखो भी ये क्या होगा सर जी, आप बोलेंगे भी इसको अपचाई ट्रांसफॉर्मर, क्या बोल देंगे सर जी, अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी भाई साहब, भी बताएंगे भैया जी जल्दी से भी, ये होगा भी हमारा अपचाई ट्रांसफॉर्मर। डन है जी भाई साहब, बताएंगे भी जल्दी से भी, ये होगा भी हमारा अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो यानी कि ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के हो भी, ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के हो गए। ठीक है, एक अपचाई, अपचाई का मतलब जो मैं बोलूंगा जी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है ना, ऊंचाई 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 बोलोगे, ऊंचाई बोलेंगे भैया जी, ऊंचाई बोलेंगे जी ना जी, क्या बोल देंगे सर जी, ऊंचाई बोल देंगे। ठीक है ओके, और आप बोलेंगे सर जी ये हाई को लो में कन्वर्ट कर देगा, इसको बोलेंगे अपचाई ट्रांसफॉर्मर। तो भी हमारे ये प्रोसेस होता है। अब मैं यहाँ पर एक फिक्स वोल्टेज नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखना भाई, मैं यहाँ पर भी एक फिक्स वोल्टेज नहीं बता रहा हूँ, इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है डन। तो अब सुनो भी ध्यान से जी सर, अब देखो भी मैं क्या काम करूंगा भी, ये तो हमने आपको भी मतलब एक नॉलेज के आधार पर बताया है। अब मैं आपको भी देखो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ भी, ध्यान से समझिएगा भी। अब सर जी देखो भी मैं अभी आपको भी यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ भाई अब सर जी भी मैं यहाँ पर भी आपको भी एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ लोग सर। ठीक है जी सर, देखो भी आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं भी, आप सर जी यहाँ पर एक नर्म लोहे की रॉड ले रहे हैं ना, नर्म लोहे की रॉड, क्या बोलेंगे सर, ये भी क्या नर्म लोहे की रॉड है, क्या भी नर्म लोहे की पटलित रॉड, क्या भी ये नर्म लोहे की पटलित रॉड है, ध्यान रखना भी क्या है, नर्म लोहे की पटलित रॉड, क्या बोलते हैं इसको, नर्म लोहे की पटलित रॉड, नर्म लोहे की पटलित रॉड। ओके जी डन। ठीक है भाई, नर्म लोहे की पटलित रॉड है। ओके, अब ध्यान से भी समझिएगा। ठीक है भाई, ध्यान से भी अब समझिएगा। ठीक है ओके, अब सुनो जी ध्यान से सर, फिर मैं क्या काम करूंगा सर भाई, यहां पर देखो एक प्राथमिक कुंडली बोलूंगा अब इसको ना भी, मैं इस पर ऐसे करके भी तांबे का तार लपेट दूंगा। ठीक है भाई, मैं भाई इस पर देखो भी ऐसे करके भी तांबे का तार लपेट दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, सुनना ध्यान से जी, फिर मैं इस पर भैया ऐसे करके भी एक तांबे का तार लपेट दूंगा, है ना। लो फिर फील कर लीजिएगा सभी के सभी साथी भी, मैं इस पर भी ऐसे करके भी एक तांबे का तार लपेट दूंगा। ठीक है ओके, और सर मैं इसको कनेक्ट किससे करूंगा भी, देखो मैं इसको भी किससे कनेक्ट कर दूंगा सोचो सर भाई, मैं इसको भी किस से कनेक्ट करूंगा सोचो सर, मैं इसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दूंगा। ठीक है, मैं इसको भी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दूंगा, यानी कि भी मैं इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं भी इसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दूंगा, यानी कि भी मैं इसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी कि भी एसी सोर्स से कनेक्ट कर दूंगा। लोग क्या बोलेंगे सर जी, भी मैं इसको एसी सोर्स से कनेक्ट करूंगा, क्या बोल, एसी सोर्स। ठीक है भी, एसी सोर्स से मैं इसको भी कनेक्ट कर दूंगा। डन है जी भैया, बताएंगे भी सभी साथी, सर जी मैं भी इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दूंगा, एसी सोर्स से कनेक्ट कर दूंगा। लो जी भाई डन। ठीक, डन है जी भाई सब, बताएंगे भी जल्दी से। हाँ, इसको मैं बोलूंगा जी प्राथमिक कुंडली, यानी कि प्राइमरी उसको बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग, है ना, प्राइमरी बाइंडिंग। इसको बोलूंगा जी कितना, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। ठीक है भाई, क्या बोल देंगे जी, प्राथमिक कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली बोल दूंगा इसको भी, मैं प्राथमिक कुंडली बोल दूंगा, है ना। अच्छा, आप सुनना भी ध्यान से जी, है ना। ओके ओके ओके, अब सुनो सर, आप क्या बोलेंगे सर, तो यहां पर भी देखो एक ऐसे करके भी एक और यहां पर मैं तार लपेट देता हूं जी। अब मैं इसको एक लोड प्रतिरोध से, यानी कि भी मैं बोलूंगा जी यहां से हमको आउटपुट प्राप्त होगा, तो यहां से लोड की सहायता से भी हमको आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है भाई, यहां पर भी हमको लोड की सहायता से आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि भी यहाँ इनपुट, तो यार यहाँ पर आपको आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ से भी इनपुट, तो यहाँ पर आपको आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, डन है। यानी कि यहाँ पर निम्न वोल्टेज होगा तो वहां पर उच्च वोल्टेज प्राप्त होगा, अगर यहाँ उच्च है तो वहां पर निम्न वोल्टेज प्राप्त होगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मर प्रयोग में ला रहे हो। ठीक है भाई, डिपेंड करता है जी भाई आप कौन से वाले ट्रांसफॉर्मर को प्रयोग में ला रहे हो। ठीक है जी सर, डन है जी। ओके, अब सुनो भी ध्यान से जी, आप क्या काम करेंगे, देखो भी जब हमने इसको एसी सोर्स से कनेक्ट किया तो सर इसमें आईपी धारा प्रवाहित होगी। सर आईपी क्यों लिख रहे हो जी, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। सर आईपी क्यों लिख रहे हो, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। और सर जी इसकी जो दिशा है ना वो आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है ना भाई, इसकी जो दिशा है वो आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। ठीक है,
इसका मतलब सर जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी तो भैया जी सीधी सीधी बात है, जब धारा प्रवाहित होगी तो आप कहेंगे सर धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हाँ तो देखो यहाँ पर ऐसे करके जी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना सर जी, यहाँ पर परिनालिका में देखो, परिनालिका के भीतर सर जी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। भैया जी इसकी डायरेक्शन देखो भी कैसे होगी सर, ऐसे है ना। भैया जी इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, देखो भी ऐसे। हाँ सर सही बात है। फिर अगले आधे चक्र के दौरान धारा की दिशा बदलेगी तो सर जी चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। फिर अगले आधे चक्र के दौरान धारा की दिशा बदलेगी तो सर जी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन ऐसे। फिर अगले आधे चक्र के दौरान धारा की दिशा बदलेगी तो सर जी फिर मैं बोलूंगा यहां पर डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। फिर अगले आधे चक्र के दौरान धारा की दिशा बदलेगी तो चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। यानी कि मैं बोलूंगा सर एक, है ना, यानी कि सर जी इस कुंडली के एक फेरे से या परिनालिका के एक फेरे से होकर जाने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को मैं बोलूंगा जी चुंबकीय फ्लक्स। यानी कि मैं बोलूंगा जी एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना, 5। ठीक है भाई, एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना, 5। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं जी। एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना, आप बोल देंगे भैया जी 5। तो मैं बोलूंगा सर जी यहां पर धारा की दिशा लगातार आवर्ती रूप से परिवर्तित होगी तो सर जी चुंबकीय भी प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कितनी मान लूंगा मैं, एनपी। तो सर जी ईपी इज इक्वल टू कितना होगा सर जी, मैं बोलूंगा जी देखो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से माइनस का एनपी और सर जी डी5 बटे dt। सही बात है जी। लो इतनी बात क्लियर हुई। यस और नो, हाँ या ना, यस और नो बताएंगे जल्दी से, हाँ या ना में जवाब दो। हम भी जल्दी से भैया हाँ या ना में भी आप जवाब दे देंगे जल्दी से, जल्दी। चलो दोबारा समझ लो सर जी, ये भी हमने एक नर्म लोहे की पटलिक रॉड ले ली, यहाँ पर एक तांबे का तार ले लिया और सर मैंने उसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, इसको प्राथमिक कुंडली कह दूंगा। सर जी यहाँ पर भी मैंने ऐसे भी एक तार लपेट दिया है जी, ठीक है ओके। सर जी देखो भी मैंने यहाँ पर भी एक तार लपेट दिया, उसको मैंने एक लोड है ना, लोड से कनेक्ट कर दिया, यानी कि भी एक बाह्य प्रतिरोध से कनेक्ट कर दिया जहां से भी आपको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी ओके, बाह्य परिपथ से कनेक्ट कर दिया, भी बाह्य परिपथ से कनेक्ट कर दिया जिससे भी हमको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा, है ना ओके। देखो भी अब सुनना ध्यान सर जी, आप बोलेंगे भी क्या जी हमारी द्वितीयक कुंडली, क्या बोल देंगे सर जी भाई, इसको भी हम बोल देंगे भैया जी, इसको भी मैं बोल दूंगा सर जी द्वितीयक कुंडली। ठीक सर जी, इसको मैं बोल दूंगा भी क्या, द्वितीयक कुंडली ओके। तो और सर इसमें फेरों की संख्या कितनी, NS, यानी कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, S का मतलब सेकेंडरी, P का मतलब प्राइमरी। ठीक है ओके। सर एक बात बताओ जी, जब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो एक नर्म लोहे की रॉड का एक अच्छा नेचर मैं आपको बता देता हूं, जितना भी चुंबकीय क्षेत्र इसके भीतर उत्पन्न होता है, ये नर्म लोहे की रॉड उस चुंबकीय क्षेत्र को अपने से बाहर नहीं जाने देती। यानी कि चुंबकीय बल रेखा देखो, सीधी सीधी बात है, अगर इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है भैया, मैं कहूंगा जी इस वाली कुंडली के, ठीक है भाई ध्यान से समझिएगा भाई, इस वाली कुंडली के तल से भी चुंबकीय फ्लक्स की, यानी मैं यूं कहूंगा जी इस कुंडली के फेरे से भी क्या होगा जी, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा ना, कुंडली के फेरे से बद्ध भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी कि भी ऐसे चुंबकीय बल रेखाओं को ऐसे घुमा देगी, यानी कि भी ये चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे अंदर ही अंदर ऐसे कर देगी, इस प्रकार से करना है जी, ये इस प्रकार से भाई साहब, है ना। लो बात समझ में आई भी सभी साथियों को, हाँ या ना। ठीक है, यानी कि भाई यहां अगर मैं बोलूंगा जी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो सर जी इस कुंडली के, ध्यान सुनना भाई, इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। एनपीईपी क्या बेटा, वही बात बताइए थोड़ी देर पहले। इस एनपी का मतलब देखो, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, यानी कि मैं बोलूंगा सर जी प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या। ईपी का मतलब प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। और इस फाई का मतलब इस कुंडली के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। कम से कम समझा करो, आज जो चीजें बताता हूं कम से कम उसको ना करो पहले, फिर तुम कहते हो जी क्या हो गया है, ईपी क्या है, एनपी क्या, वही बात बता रहा हूं बेटा, है ना। आप बोलेंगे सर जी द्वितीयक कुंडली को मैं बोलूंगा जी सेकेंडरी कॉइल, द्वितीयक कुंडली को मैं बोलूंगा सेकेंडरी कॉइल। आप देखो जी, एक करा सर जी आपने एक तरफ एनपी लिख दिया तो एक तरफ एनएस लिख दिया, ये गलत है। ओह बेटा, इस एनपी का मतलब प्राइमरी
कॉइल में फेरों की संख्या, इस ns का मतलब द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। पहले इस बात को समझो तो सही। अच्छा, यानी कि सर अगर इस कुंडली के फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो भैया इस कुंडली के फेरे से भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। कितना? आप बोलेंगे भैया जी 5। खुद सोचो यार, इसके एक फेरे से भी तो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में ना भाई, इसके एक फेरे से गुजरने वाली यानी कि एक फेरे के तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को तुम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सर जी जब धारा की दिशा यहाँ पर लगातार परिवर्तित हो रही है तो मैं बोलूंगा जी यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो यहां भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। बताएंगे जी क्या इसका मतलब? सर जी अगर इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, डन। तो सर जी इस वाली कुंडली में भी तो वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, उसको मैं बोलूंगा ES। क्या बोलेंगे सर जी? इस वाली कुंडली में भी तो वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, जिसको मैं बोलूंगा ES। तो आप कह देंगे सर जी ES कितना हो जाएगा भैया? ES इज इक्वल टू आप लिखेंगे जी माइनस का NS और सर जी d5/dt। ये बात भी आप सभी को समझ में आ गई? हाँ या ना में जवाब देंगे जी। ओके, अब भी देखो ध्यान से भी समझिएगा। ठीक है भी, अब देखो भी ध्यान से समझिएगा। पर देखो आप ना इस ES में भाग लगा दे EAP से, आप ES में भाग लगा दीजिएगा EP से। सर जनरेटर नहीं पढ़ाओगे क्या? अनुराग यादव भाई पगला गया यार। हाँ कल वैद्युत जनरेटर समझाया तो था। सोचो जी भैया ES इज इक्वल टू, देखो भाई ES अपॉन EP, या आप ES में EP से डिवाइड करेंगे जी, माइनस का NS d5/dt। ओके जी लो भैया, अब बटे सर जी आप लिख देंगे भाई कितना जी? माइनस का NP बटे सर जी कितना? वो NP इंटू d5/dt। अच्छा सर एक बात ध्यान से भी समझिएगा भाई, एक बात ध्यान से समझिएगा सर, माइनस से देखो माइनस कैंसिल, हालांकि माइनस तो केवल डायरेक्शन को ही बताता है, और d5/dt से d5/dt कैंसिल। ठीक है, d5/dt से d5/dt कैंसिल। भी ES/EP इज इक्वल टू कितना बोल दूंगा मैं? NS/NP, और इसको मैं बोल देता हूँ परिणामन अनुपात। ठीक है, ध्यान रखिएगा भी ES और EP का अनुपात NS और NP का अनुपात है ना, क्या कहलाता है जी? R। इसको बोलते हैं परिणामन अनुपात। इसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं परिणामन अनुपात। ठीक है भी, इसको भी हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं परिणामन अनुपात। ठीक है भी, इसको भी जी हम भाई कॉइल में प्रवाहित धारा, और इसीलिए भी मैं यहां पर लिख रहा हूं कि भाई ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसीलिए भी मैं यहां पर लिख रहा हूं जी ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि अगर एक कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, डन जी। तो भाई लिखूंगा सर ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है भाई, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है जी, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक भैया जी, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लो जी भैया साथी, डन है जी? जी हाँ भैया, यानी कि सर जी ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डन सर जी, यस और नो? यानी कि भैया जी ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो देखो भाई, अब साथी देखो भाई, मैं आपको बता, ये मैंने आपको देसी तरीके से समझाया। देसी तरीका देखो जी क्या, तो मैंने आपको भी देखो ये बस मात्र 2 पेज में समझा दिया पूरा का पूरा। ये शॉर्ट तरीका था मेरा समझाने का। देखो मैंने भाई मात्र आपको मात्र 2 पेज में समझा दिया, वो भी बहुत छोटा सा। ये रहा भी। अब तुम कहोगे सर जी पेपर में ये 5 नंबर में आएगा तो क्या आपको पूरे नंबर मिलेंगे? नहीं, पेपर में आपको करने का तरीका क्या होगा मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो वो पेपर में करने का भी तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा ट्रांसफॉर्मर क्या है। हाँ जी बताएंगे साथी, जल्दी से। डन है जी? अब सुनना ध्यान से, अब सुनना भाई, फील करना मेरी बात को। अब पेपर में सर ये आएगा टोटल कितने नंबर का जी? 5 नंबर का। पेपर में आएगा ट्रांसफॉर्मर क्या है उसका सचित्र वर्णन करो। पेपर में आएगा ट्रांसफॉर्मर क्या, उसका सिद्धांत लिखो। पेपर में आएगा ट्रांसफॉर्मर क्या है, उसकी कार्यविधि लिखो। तो मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूं, फिर पेपर में जितना पूछा आपसे उतनी बात लिखना। ठीक है,
फिर पेपर में आपसे जितनी बात पूछे भाई आप उतनी बात लिखना। देखो भी जल्दी से, लेमिनेटेड कोर है ना, यानी कि नर्म लोहे की पटलित रॉड ना, यानी कि भी नर्म लोहे की पटलित रॉड। मैंने कहा ठीक है जी। देखो भाई ये प्राइमरी बाइंडिंग है। प्राइमरी बाइंडिंग का मतलब जी मैं बोल दूंगा सर जी प्राथमिक कुंडली, इसको मैंने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है जी, यहाँ पर सर जी धारा प्रवाहित होगी, यानी कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आईपी। ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल है, भाई मैंने इसको लोड से कनेक्ट कर दिया। यहाँ से आप इनपुट का यहाँ आउटपुट प्राप्त करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ से जो आप इनपुट डालेंगे यहाँ से आपको आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से लो वोल्टेज से यहाँ हाई प्राप्त होगा, और अगर यहाँ पर हाई होगा तो यहाँ पर लो वोल्टेज आप प्राप्त कर लेंगे। ध्यान रखना, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अपसाइड ट्रांसफॉर्मर है तो उसकी प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे होने चाहिए, है ना, यानी कि अभी मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। ठीक है, वही प्राथमिक कुंडली में, यानी कि मैं बोलूंगा जी अपसाइड ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों का कंपैरिजन, और अपसाइड ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के फेरों का कंपैरिजन कि किस में कितना ज्यादा होता है। ठीक है जी, डन, ओके जी। एसी करंट और डीसी करंट, पगला गए यार अरमान। हाँ, ओके जी। अभी देखो साथी क्या क्या लिखेंगे भी जल्दी सब सुनना भी ध्यान से, सभी साथी फील करते चलना भी जल्दी से, बड़े प्यार के साथ। देखो भी ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी वैद्युत युक्ति है जिसकी सहायता से निम्न प्रत्यावर्ती बोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती बोल्टता में, ठीक है, या मैं बोलूं जी उच्च प्रत्यावर्ती बोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती बोल्टता में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात ट्रांसफॉर्मर प्राथमिक, ध्यान सुना, अर्थात ट्रांसफॉर्मर प्रत्यावर्ती बोल्टता बढ़ाने या घटाने की एक युक्ति है ना, यानी कि सर जी ये प्रत्यावर्ती बोल्टता को घटाने या बढ़ाने की एक टेक्निक है। अब देखो जी ट्रांसफॉर्मर के प्रकार, सर जी ये निम्न, देखो यह निम्न प्रत्यावर्ती बोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती बोल्टता में परिवर्तित करता है, उसको बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अपचाई ट्रांसफॉर्मर यह उच्च प्रत्यावर्ती बोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती बोल्टता में परिवर्तित करता है। ठीक है जी, डन है जी, ध्यान रखना जी, निम्न प्रत्यावर्ती बोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती बोल्टता में, और सर जी उच्च प्रत्यावर्ती बोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती बोल्टता में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो वही ट्रांसफॉर्मर के प्रकार हो गए। ओके, चलो जी ठीक है भैया, बताएंगे साथी जी। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो ध्यान रखना भाई, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर सर जी यह निम्न प्रत्यावर्ती बोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती बोल्टता में परिवर्तित करता है, और अपचाई ट्रांसफॉर्मर सर जी स्टेप डाउन, सर ये उच्च को निम्न में परिवर्तित कर देता है। अब सुनो भी ध्यान से जी भैया, फील करो साथी। भाई याद रखना, जब उच्चाई ट्रांसफॉर्मर की बात हो तो जी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी। जब उच्चाई ट्रांसफॉर्मर की बात हो तो ध्यान रख लीजिएगा साथी, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा और प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होगी। और जब अपचाई ट्रांसफॉर्मर की बात हो तो ध्यान रखिएगा सर जी, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा होगी और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होगी, है ना। प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा होगी और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होगी। बात भी समझ में आ गई आप सभी को? भाई बात भाई आप सभी को भी समझ में आ गए भी, हाँ या ना में भी जवाब दे देंगे। यानी कि सर जी एनपी छोटा मतलब कम है एनएस से, यानी कि प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा। यहाँ प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम। ठीक है जी, डन है, ओके जी, है ना, ओके 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 ओके, ठीक है डन। अब सुनो जी ध्यान से साथी भी, फील करना भी, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सारी चीजें समझा चुका हूं, जो चीज समझाई है वही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है जी, डन है जी। देखो ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य, देखो सिद्धांत सुनना, ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तित होती है तो इसके निकट कुंडली में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब देखो जी ध्यान से भी, ये भी बनावट है ना भाई, ये क्या हमारी बनावट है। जब स्ट्रक्चर की बात करें तो पेपर में स्ट्रक्चर बना करके आना पड़ेगा। अब देखो जी क्या सर, ट्रांसफार्मर में वैद्युत रोधी तांबे के तारों से बनी दो अलग अलग कुंडलियों को एक ही लोहे की पटलित क्रॉड पर, है ना, रॉड नहीं क्रॉड बोलेंगे,
ठीक है, फ्रॉड नहीं क्रॉड बोलेंगे, फ्रॉड नहीं क्रॉड बोलेंगे, क्रॉड। ओके लो जी भैया, क्रॉड पर लपेटा जाता है। इनमें से कुंडली को, एक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी कि इनपुट एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, जिसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, इसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तथा दूसरी कुंडली को, ठीक है जी, तथा दूसरी कुंडली जो निर्गत प्रदान करती है, ठीक है, जिसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। सिंपल है ना, यानी कि जिसको हम एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं वो प्राथमिक कुंडली, और जिससे आपको आउटपुट प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं जी क्या, सेकेंडरी कॉइल यानी कि द्वितीयक कुंडली। भी चुंबकीय फ्लक्स कितना 5। ओके देखो जी, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से, तो जी फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से, क्या बोल देंगे सर जी, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से। ठीक है जी, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से। तो जी बाबू समझ ध्यान से जी, ठीक है भाई, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से। ठीक है, तो सर जी प्राथमिक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ईपी इज इक्वल टू माइनस का एनपी डी फाइव बटे डी टी। क्या मैंने आपको ये वाली बात समझाई थी, हाँ या ना जवाब दो। क्या भी मैंने ये वाली बात भी आपको समझाई थी, जी हाँ बिल्कुल समझाई है। ओके अब सर जी सुनो ध्यान से, द्वितीय कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई एस इज इक्वल टू माइनस का एन एस डी फाइव बटे डी टी। भाई आप यहाँ पर ई एस ने देखो, इसमें आप ई एस में ईपी से भाग लगा दोगे, तो ई एस बटे ईपी इज इक्वल टू एन एस बटे एनपी इज इक्वल टू आर। आर क्या जी हमारा रूपांतरण अनुपात है या परिणमन अनुपात, आर क्या भी हमारा रूपांतरण अनुपात है या परिणमन अनुपात। ठीक है जी डन। तो ये साथी जो बात भी मैंने आपको अभी तक समझाई थी सब कुछ वही है। अब देखो भी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, ठीक है भी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता के बारे में पढ़ लेते हैं, साथ ही भी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता के बारे में पढ़ लेते हैं। सर ट्रांसफॉर्मर की दक्षता को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से नहीं ईटा बोलते हैं इसको, ईटा इस प्रकार से। ठीक है भाई, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता को भी हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ईटा से, ईटा ना, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता को भी हम ईटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी भैया, भी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता को भी हम ईटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है भाई, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता को भी हम ईटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, वी एस इंटू आई एस, और मैया बटे में सर जी कितना, वीपी आई पी। कोई दिक्कत जी। अब सुनो भी ध्यान से सर जी, ओके जी, ओके ओके ओके। अब सुनो सर यहाँ पर भाई कुछ आपको नोट याद रखने हैं लास्ट में, भाई आपको कुछ नोट याद रखने हैं लास्ट में, बस आपको कुछ नोट याद रखने हैं। पावर हाउस में उच्चाई ट्रांसफॉर्मर तथा घरों के पास अपचाई ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। ठीक है, पावर हाउस में उच्चाई ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं और हमारे घरों के पास में अपचाई ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। किसी आदर्श ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 100% होती है, यानी कि भी ईटा जो होगा वो हमारा 100% होगा, है ना। ट्रांसफॉर्मर दिष्ट धारा पर कार्य नहीं करेंगे, यानी कि डीसी के लिए ये काम नहीं करते, ध्यान रखना। और ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा हानि का मुख्य कारण है कुंडलियों का तापमान और भंवर धाराओं का उत्पन्न होना। अब तुम कहोगे सर जी भंवर धारा क्या है, भंवर धारा आपके सिलेबस से कट गई है। हम आपको एक बोलता हूँ भंवर धारा से बचने, यानी कि भंवर धाराओं से बचने के लिए, ठीक है, जो भंवर धाराओं का उत्पन्न होना क्या कहलाता है जी, ऊर्जा हानि। भाई भंवर धाराओं का उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है। भंवर धाराओं के उत्पन्न होने से ऊर्जा की हानि होती है, और भंवर धाराओं से बचने के लिए, ठीक है, भंवर धाराओं को उत्पन्न ना होने देने के लिए, भंवर धाराओं को उत्पन्न ना होने देने के लिए, यानी कि भंवर धाराओं से जो ऊर्जा हानि होती है उससे बचने के लिए हम इस प्रकार की पटलित रॉड लेते हैं, यानी कि बीच में कटिंग होती है, यानी कि बीच में गैप होता है, बीच में होल होता है। ठीक है, वरना तो हम बिल्कुल सपाट ले लेते ना जी। भी ध्यान से भी समझ लीजिएगा सभी के सभी। अब भी हमारे फॉर्मूले हो गए। अभी फॉर्मूले देखो साथी, इस चैप्टर में भी हमने जितना भी आपको काम पढ़ाया है सारे के सारे फॉर्मूले भाई एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। देखो भी आप बोलेंगे सर जी आई बराबर कितना जी, आई नोट साइन ओमेगा टी। मैंने कहा ठीक है जी, है ना, यानी कि सर जी प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। सर V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ये क्या सर जी, प्रत्यावर्ती बोल्टता का तात्क्षणिक मान। और क्या बोलेंगे सर जी, प्रेरित वैद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी होता है, जी हाँ। और ऐसी सर जी देखो
प्रेरित वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ई नोट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा होता है ना। बताओ भाई, चारों फॉर्मूले भी आपको याद हैं, जल्दी बताओ। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती बोल्टता का तात्क्षणिक मान, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। सर जी, प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा एक चक्र पूरा करने में जो लगा समय होता है वो क्या कहलाता है सर जी? टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है सर, आवर्ती क्या है भैया जी? आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती है, यानी कि सर जी ओमेगा अपॉन कितना? 2 पाई। ठीक है, अब सुनो भी ध्यान से जी। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान प्रथम अर्ध चक्र के लिए देखो ये होता है पॉजिटिव, और मैं बोलूंगा जी द्वितीय अर्ध चक्र के लिए होता है इक्वल बट नेगेटिव ना भाई। प्रथम अर्ध चक्र के लिए होगा हमारा पॉजिटिव, प्रथम अर्ध चक्र के लिए होगा हमारा पॉजिटिव, बट सर जी द्वितीय अर्ध चक्र के लिए होगा सर जी हमारा कितना भी? नेगेटिव। बताएंगे भी साथी जल्दी से? हाँ जी भैया बताओ। जल्दी बताएंगे सभी साथी, यस और नो? ठीक है जी, ओके। अब सुनो भी ध्यान से जी, सर फील करेंगे भी देखो आगे। ठीक है, लो सर जी, प्रत्यावर्ती बोल्टता का माध्य या औसत मान। सर जी प्रत्यावर्ती बोल्टता का माध्य या औसत मान, सर ये प्रथम अर्धचक्र के लिए है ना पॉजिटिव, लेकिन सर जी द्वितीय अर्धचक्र के लिए नेगेटिव। ठीक है भाई, प्रथम अर्धचक्र के लिए पॉजिटिव और सर जी द्वितीय अर्धचक्र के लिए निगेटिव। किस किस भाई साहब को भी ध्यान है जी? ओके। तो प्रत्यावर्ती बोल्टता का माध्य या औसत मान प्रथम अर्धचक्र के लिए पॉजिटिव और द्वितीय अर्धचक्र के लिए नेगेटिव। ठीक है जी सर, डन है जी, ओके। सर जी दोबारा समझा दीजिए, मेरा ध्यान नहीं था, पगला गया, दोबारा देखना क्लास को। ओके, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा सर? सोचो भी, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ये होगा। ठीक है, यानी कि आई नोट बटे √2। ठीक है, अच्छा सुनो जी, सर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ये रहा सर जी। प्रत्यावर्ती बोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान ये रहा, यानी कि V0 अपॉन √2, यानी कि IRMS इज इक्वल टू I0 बटे √2, और सर जी VRMS इज इक्वल टू V0 बटे √2। ओके सर, धारित प्रतिघात, सर जी धारित प्रतिघात होगा भी XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, और सर ओमेगा की जगह आप कितना लिख देंगे भी? 2 पाई f, यानी कि 2 पाई FC हो जाएगा बटे में। ये आपको सारे फॉर्मूले पढ़ा रखे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। सर जी प्रेरण प्रतिघात XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, और सर जी इस ओमेगा की जगह मैं लिख दूंगा कितना? 2 पाई f, और L अपनी जगह बरकरार। ठीक है सर, प्रतिबाधा भैया जी, प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू V अपॉन I। सुनना भी ध्यान से जी, सर जी प्रतिबाधा का फॉर्मूला जो होता है ना वो कितना होता है सर जी? प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू V0 अपॉन I0 इज इक्वल टू VRMS बटे IRMS, यानी कि V के बटे में I, या VRMS के बटे में IRMS, या V0 के बटे में I0। आप बोलेंगे सर जी क्या? परिपथ की प्रतिबाधा। क्या बोल देंगे सर जी? परिपथ की प्रतिबाधा है। मैंने कहा ठीक है, सुनो जी, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। सुनना, केवल शुद्ध ओमियत प्रतिरोध वाले परिपथ के लिए देखो जी फाई 0 होता है, ZR के बराबर होता है। क्या आपको लिखवाया ये वाली बात ना? ये तो मैंने आपको टेबल बना करके समझाई थी कि जब R परिपथ की बात हो तो ZR के ठीक बराबर होता है, फाई 0 होता है। किस किस को ध्यान है भाई साहब बताओ? और जब L परिपथ की बात चले तो आपको पता होना चाहिए सर जी, L परिपथ की बात जब चले तो ZXL के ठीक बराबर होता है ना, ZXL के ठीक बराबर होता है, ZXL के ठीक बराबर होता है, ध्यान रखना ना। और सर जी फाई कितना हमारा 90 होता है। और सर जी जब हम C परिपथ की बात करेंगे तो सर जी Z जो है ना वो XC के बराबर होगा, जो Z होता है वो XC के ठीक बराबर होता है, यानी कि यहां परिपथ की प्रतिबाधा XL के बराबर, यहां परिपथ की प्रतिबाधा XC के बराबर होती है। ओके सर देखो LR परिपथ की बात करूंगा सर जी, परिणामी बोल्टता का फॉर्मूला ये होगा जी हाँ, यानी कि V इज इक्वल टू √VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। LR परिपथ की बात करेंगे तब। और सर जी परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी जी? Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर बोल देंगे जी। क्या बोल देंगे सर जी? XL का स्क्वायर। और सर XL की जगह आप कितना लिखेंगे? ओमेगा L का स्क्वायर। ठीक है भी, ओमेगा L का स्क्वायर कर दूंगा। सोचो आप बोलेंगे सर कलांतर कितना भी? फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन कितना हो जाता है? R। ये देखो मैं आपको क्यों नहीं समझा रहा इस टाइम, ये मैं आप फिलहाल नहीं समझाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज मैं आपको भी ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, डन। सर जी CR परिपथ की, सर CR परिपथ का मतलब जब परिपथ में एक संधारित्र और एक प्रतिरोध हो। आप बोलेंगे सर जी परिणामी बोल्टता,
परिणामी बोलता V इज इक्वल टू अंडर रूड वी आर का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर है, ये रहा। तो सर जी इसकी प्रतिबाधा क्या होगी सर, Z इज इक्वल टू अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। कितना बोल देंगे सर जी, सोचो भाई जल्दी से, भैया सोचो भाई जल्दी से, जल्दी सोचो। Z इज इक्वल टू अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ठीक है जी, डन। ओके सचिन विश्वकर्मा सर एग्जाम्पल भी दिया करो, बेवकूफ है यार तू, एक नंबर का कौन है महान मूर्ख। हाँ भाई ब्लॉक कराऊं तो मुझे ये बता यार, क्लास का डिस्टर्ब करना बैठ जाते हो खामे खा। भाई एक फॉर्मूला सीट चल रहा है, इसमें क्या एग्जांपल बताऊंगा तुझे। हद कर दी यार, लगातार कट कॉपी पेस्ट करते हो। मैं करूँ अगर कट कॉपी पेस्ट करोगे तो भाई साहब तुम कट कॉपी पेस्ट करने में लगे रहना। ये सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, फिर मैं ये सारी चीज आपको ऑलरेडी सब कुछ समझा चुका हूं। ठीक है, इस बात पर फोकस करो। आप देखो सारे परिपथ पढ़ा चुका हूं, सारे के सारे परिपथ पढ़ाए हैं, सारे के सारे परिपथ। और न्यूमेरिकल की क्लास सुबह को चल रही है भाई साहब, उसको देखिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई, नाम बुलवाने के लिए कमेंट करते ना कट कॉपी पेस्ट, भाई साहब तुम्हारा नाम लिख आ जाएगा। अच्छा हद कर दी यार ना, चलो आ जाओ। तो सर फाइव इज इक्वल टू कितना बोल देंगे भाई, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। एक बच्चा अभी भी कह रहा सर नाम ले लीजिए मेरा। बेटा नाम तुम क्या नाम करवाओगे, चलो ये नाम लेकर के क्या होगा, चलो मुझे इतना बता दो, मैं आपका नाम फिर डेली लूंगा, मैं क्लास में आकर के आपका नाम ही जपता रहूंगा। और बताओ हाँ ओके, सुनो जी ध्यान से। अब सर सुनो जी, एलसी परिपथ की बात करूं तो परिणामी बोलता सर V इज इक्वल टू कितना भी VL और VC का अंतर होता है, जी हाँ है ना, ओके। और सर जी परिपथ की प्रतिबाधा क्या बोलेंगे सर, XL और XC का डिफरेंस। ठीक है भी, परिपथ की प्रतिबाधा सर जी XL और XC का डिफरेंस। अगर XC बड़ा है XL में से घटा देना, सुना XC बड़ा है तो XC माइनस XL बोलेंगे, और अगर XL बड़ा है तो XL माइनस XC बोल देंगे। अब सोचो भी ध्यान से सर, LCR परिपथ की भैया वो परिणामी बोलता सर जी, LCR परिपथ की परिणामी बोलता क्या होगी सर, सोचो भी अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। जी हाँ सर, परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि LCR परिपथ की प्रतिबाधा आप लिखेंगे सर जी Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL और XC का डिफरेंस लिखना भाई। ठीक है भाई, XL और XC का डिफरेंस यानी कि भैया ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देना। ऐसे यहाँ पर BL और BC का डिफरेंस, ठीक है जी, और ऐसे भी यहाँ पर XL और XC का डिफरेंस। ठीक है, ये क्या भी हमारा फाई का मतलब क्या होता है, कलांतर होता है जी भाई। फाई का मतलब होता है सर जी कलांतर। क्या बोलेंगे सर जी, फाई का मतलब भी होता है कलांतर, ध्यान रखना। फाई का मतलब क्या होता है, कलांतर होता है, ऊपर वाली स्क्रीन। ठीक है जी, ओके। सर श्रेणी अनुनादी परिपथ की बात करोगे तो सर जी अनुनाद की स्थिति में आपको पता होना चाहिए XL XC के ठीक बराबर होता है। और ध्यान रखिएगा भी सर, अनुनादी आवर्ती का फॉर्मूला सर F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC होता है। किस किस को ध्यान है सर, अगर अनुनाद की स्थिति हो तो XL XC के ठीक बराबर होता है, और अनुनादी आवर्ती का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट LC होता है। ओके, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सर जी, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत शक्ति 6 सर जी, P बार इज इक्वल टू ना, P बार इज इक्वल टू VRMS मल्टीप्लाई IRMS मल्टीप्लाई cos फाई। सर cos फाई क्या होता है, शक्ति गुणांक। सर जी cos फाई क्या होता है भैया जी, शक्ति गुणांक होता है, जो कि R अपॉन Z के ठीक बराबर होता है। सर परिणामन अनुपात R इज इक्वल टू NS बटे NP इज इक्वल टू ES बटे EP इज इक्वल टू VS बटे BP इज इक्वल टू IP बटे IS, अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है जी, क्या बोलेंगे सर जी, ये परिणामन अनुपात है जो अभी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। सर R इज इक्वल टू NS बटे NP इज इक्वल टू ES बटे EP इज इक्वल टू VS बटे BP इज इक्वल टू IP बटे IS। ठीक है जी, ओके। सर ट्रांसफार्मर की दक्षता सर जी ईटा इज इक्वल टू निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, यानी कि सर जी मैं बोलूंगा जी ईटा इज इक्वल टू VS मल्टीप्लाई IS।
ना, VS मल्टीप्लाई IS बटे VP मल्टीप्लाई IP। ठीक है, निर्गत शक्ति का मतलब P बराबर VI होता है ना, तो VI होता है ना, तो देखो VS IS VP IP, ये निवेशी और ये निर्गत। ठीक है, तो ये साथी भी मैंने फॉर्मूले आपको थोड़ा स्पीड में पढ़ाए हैं। फॉर्मूले क्योंकि स्पीड में क्यों पढ़ाए, ये आपको मैं ऑलरेडी सारे फॉर्मूले समझा चुका हूं पहले चैप्टर के पढ़ाते टाइम, बस ये आपको एक जगह इकट्ठा करके दे दिए हैं ताकि भी आप इन चीजों को बड़े आराम से पढ़ सको। हालांकि मुझे पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं थी इनको, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला शीट मैंने आप सभी को ऑलरेडी अपलोड करा दी है। फॉर्मूला शीट भी मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दी है, चेक कर लीजिएगा। जैसे ही आप बैच को ओपन करेंगे ऊपर आपको वर्कशीट वाला फोल्डर दिखाई देगा, फॉर्मूला शीट आप देखना, उसमें कंप्लीट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी सारा का सारा चैप्टर पढ़ा दिया, तो उसके बीच में भी जो फॉर्मूले आपको एक प्रकार से पूरा समराइज करके एक जगह दे दिया है। एक जगह इसलिए दिया ताकि आप उसको आराम से याद रख सको। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर आपको हार्ड लग सकता है ये वाला, आप उसका रिवाइज करिएगा। कोशिश करेंगे जल्दी ही एक बेहतरीन सी शानदार सी वन शॉट लेकर के आएंगे इसकी, ताकि एक बार में ही पूरा चैप्टर तैयार, मतलब तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है, ताकि एक बार में ही इसका चैप्टर पूरा फुल्ली तरीके से तैयार हो जाए, है ना। जल्दी में पहले चैप्टर नंबर 2 की वन शॉट लेकर के आने वाला हूं मैं। ठीक है, जल्दी ही चैप्टर नंबर 2 की वन शॉट लेकर के आएंगे, लेकिन 5 अक्टूबर आपकी फर्स्ट बुक की कंप्लीट मैराथन होगी। उसमें मैं LCR परिपथ का क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें मैं LCR परिपथ की प्रतिबाधा ये पूरा डेरिवेशन कराऊंगा बेहतरीन तरीके से। मैं उसमें परिपथ के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दूंगा कि भैया कौन कौन से परिपथ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी के सभी साथी उससे जुड़ जाना क्लास से, ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, चलो मिलता हूं बहुत बहुत शानदार सी क्लास में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद और नमस्कार।